नमस्कार। आज हम परिवार और पेरेंटिंगहुड यानी अभिभावकत्व के कुछ गहरे पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, द कॉस्मिक फैमिली, पेरेंटहुड, पर्पस एंड द नेशन। इसी के कुछ अंशों के आधार पर हम भारतीय दार्शनिक नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हम सिर्फ सतही परिभाषाओं से आगे बढ़ेंगे। परिवार को एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के तौर पर देखेंगे और एक आध्यात्मिक पाठशाला के रूप में भी, जैसा स्रोत में बताया गया है। तो क्या हो अगर परिवार सिर्फ भावनात्मक सुकून की जगह न हो, अगर वो कर्मों के पाठ और समाज निर्माण से ज्यादा जुड़े हों? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहला विचार जो स्रोत सामने रखता है वो थोड़ा अनोखा है कि एक ही परिवार में बहुत अलग अलग तरह की आत्माएं हो सकती हैं। हाँ, मतलब चेतना के विभिन्न स्तर। बिल्कुल, जैसे स्रोत कहता है, हो सकता है माँ के शरीर में पिता जैसी परिपक्व आत्मा हो, या कोई दिखने में बड़ा हो पर उसमें एक नई शिशु जैसी आत्मा हो। ये दिलचस्प है। हाँ, और उदाहरण भी दिया है भगवान शिव के परिवार का। देखिए, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय मोर पर, पार्वती जी बाघ पर और शिव जी नंदी पर। चार एकदम अलग व्यक्तित्व। एकदम अलग वाहन, अलग प्रकृति, फिर भी एक दिव्य इकाई, एक परिवार। और यहीं पर स्रोत एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहता है कि परिवार में असली विकास एक रूपता से नहीं आता, अच्छा, तो फिर किससे? भिन्नता से और कभी-कभी होने वाले टकराव से। टकराव से? मतलब असहमति से? हाँ बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं ना कि परफेक्ट मैच होना चाहिए, सब एक जैसा सोचें, लेकिन स्रोत का तर्क है कि परफेक्ट मैच से प्रगति रुक सकती है। मतलब जहाँ सब सहमत हों वहाँ नया कुछ नहीं होता। एक तरह से स्रोत कहता है कि टकराव, विचारों का मतभेद, वो विकास को आगे बढ़ाता है। ये जो अंतर है, यही सृष्टि में संतुलन बनाते हैं। तो इसे परिवार की नाकामी नहीं मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे विकास के लिए एक जरूरी चिंगारी की तरह देखना चाहिए, स्रोत के अनुसार। ये वाकई पारंपरिक सोच से काफी अलग है। और इसी से जुड़ा अगला विचार है, परिवार एक आध्यात्मिक पाठशाला है। हाँ, भारतीय चिंतन में ये बहुत गहरा विचार है। परिवार सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं। तो ये पाठशाला कैसे है? स्रोत के अनुसार आत्माएं परिवारों में सिर्फ संयोग से नहीं आती, एक खास कार्मिक डिजाइन होता है। कर्मों का विधान? मतलब ये कि हर रिश्ता, चाहे वो माता पिता का हो, भाई बहन का या जीवन साथी का, वो महज एक सामाजिक बंधन नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक तरह का पूर्व निर्धारित काम है, एक असाइनमेंट कह लीजिए। असाइनमेंट। और चुनौतियां? हाँ, हर चुनौती, हर संघर्ष, वो एक प्रश्न पत्र जैसा है, जिसे हल करके आत्मा को कुछ सीखना है, विकसित होना है। अच्छा, ये उस पश्चिमी सोच से अलग है जहां आइडियल पार्टनर या सोलमेट की तलाश होती है। बिल्कुल, वहाँ अक्सर अनुकूलता, मतलब परफेक्ट फिट पर जोर होता है। हाँ, कि सब कुछ परफेक्ट हो। जबकि ये स्रोत भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखता है, जो उद्देश्यपूर्ण साझेदारी पर बल देता है। उद्देश्यपूर्ण साझेदारी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब रिश्ता इसलिए है कि उसका एक गहरा उद्देश्य है, आत्मा का विकास, भले ही वो हमेशा आसान या सुखद न हो। समझ गया, क्योंकि उद्देश्य विकास से जुड़ा है, जो बदलता रहता है। हाँ, जबकि पूर्णता या परफेक्शन तो एक स्थिर अवस्था है, रुकी हुई। इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, मतलब सबक सीख लिया, तो आत्माएं स्वाभाविक रूप से शांति से अलग हो सकती हैं, बिना किसी कड़वाहट के। ये रिश्तों को देखने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, परिपक्व नजरिया है। बिल्कुल, मुक्त करने वाला भी। हाँ। अच्छा, इसी कड़ी में स्रोत एक बहुत ही सीधा सवाल भी पूछता है, शायद कुछ लोगों को थोड़ा असहज लगे, क्या सवाल है? कि आखिर लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं? हाँ, ये बुनियादी सवाल है। क्या सिर्फ वंश चलाने के लिए, या बुढ़ापे के सहारे के लिए, या फिर संपत्ति किसी को सौंपनी है इसलिए, या फिर अपने समुदाय या धर्म की संख्या बढ़ाने के लिए? हाँ, या सिर्फ इसलिए कि बच्चों को भगवान का उपहार कहा जाता है? ये सब कारण स्रोत गिनाता है। हाँ, और स्रोत ये मानता भी है कि बच्चे यकीनन एक दिव्य उपहार हो सकते हैं, लेकिन उनकी परवरिश की जिम्मेदारी वो पूरी तरह से मानवीय है, और ये कोई आसान जिम्मेदारी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे सिर्फ भावनात्मक सुख नहीं मानता, वो इसे त्याग और समर्पण का एक 20 साल का अनुबंध कहता है। 20 साल का अनुबंध? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसमें नींद की कमी है, अपना आराम छोड़ना है, लगातार समझौते करने हैं। सिर्फ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना ही काफी नहीं? नहीं, स्रोत के अनुसार असली लक्ष्य है एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, जो राष्ट्र के लिए योगदान दे सके।
अच्छा, सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन करना नहीं। नहीं, इसीलिए स्रोत कहता है कि पेरेंटिंग असल में जिम्मेदारी का पुनर्जन्म है। जिम्मेदारी का पुनर्जन्म, वाह। हाँ, मतलब माता पिता बनकर व्यक्ति जिम्मेदारी के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचाता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ घर तक नहीं है। नहीं, इसका असर राष्ट्र तक जाता है। स्रोत कहता है कि बच्चों का नजरिया, उनके मूल्य, वो घर के माहौल से ही बनते हैं। हाँ, ये तो है। एक उदाहरण भी दिया है कि जब माता पिता अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं तो अनजाने में बच्चों में अहंकार भर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? स्रोत सुझाव देता है कि बच्चों को कमाई हुई संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति का फर्क समझाएं। कि मेहनत की कमाई क्या होती है? बिल्कुल, उन्हें बताएं कि सुविधाएं मेहनत से आती हैं, वो सिर्फ जन्म का अधिकार नहीं। उन्हें श्रम का सम्मान करना सिखाएं। कैसे? स्रोत तो कहता है बच्चों को बाहर ले जाकर दिखाएं, मजदूर कैसे काम करते हैं, छोटे दुकानदार कैसे जीते हैं, नए उद्यमी कैसे संघर्ष करते हैं, ताकि वो असलियत समझें। ये तो बाहरी दुनिया की बात हुई। घर के अंदर? घर के अंदर भी सिर्फ स्कूली गणित नहीं, बल्कि जीवन का असली अर्थशास्त्र सिखाएं। जैसे घर का बजट कैसे बनता है, बचत क्यों जरूरी है, बिना सोचे समझे खरीदारी क्यों नहीं करनी चाहिए। हाँ, ताकि वो समझे कि परिवार कैसे चलता है, पैसा कैसे काम करता है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी बात, वो क्या है? बच्चों को सिर्फ लेना नहीं, देना सिखाना। देना सिखाना मतलब दान करना। सिर्फ दान नहीं, समाज को कुछ वापस देना। अपना समय, अपना हुनर, अपनी सहानुभूति, चाहे छोटा सा ही योगदान क्यों ना हो। क्योंकि जब नागरिक देना सीखते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ये एक सक्रिय नागरिक होने की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी गहरे नैतिक मूल्यों से जुड़ी है। हाँ, स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाता है कि हम अक्सर बच्चों से जीवन की कुछ सच्चाइयां छिपाते हैं। जैसे जन्म के बारे में या शरीर के बारे में। हाँ, या भावनाओं की जटिलताओं के बारे में। हम सोचते हैं कि उनकी मासूमियत बनी रहे। ये सोचकर के मासूमियत ही पवित्रता है। लेकिन स्रोत का तर्क अलग है। वो कहता है अज्ञानता मासूमियत नहीं है, असली मासूमियत जागरूकता में है। तो बच्चों को बताना चाहिए। हाँ, उनकी उम्र और समझ के हिसाब से जीवन कैसे शुरू होता है, प्यार का मतलब क्या है, वासना कैसे भटका सकती है। स्रोत प्यार और वासना में फर्क करता है। हाँ, स्पष्ट रूप से कहता है प्यार मन की गहराई है, वासना शरीर की इच्छा। इस फर्क को ना समझना बाद में नुकसानदेह हो सकता है, करियर, परिवार, शांति, सबके लिए। और इस जागरूकता के साथ एक और चीज पर स्रोत जोर देता है, धैर्य। धैर्य? किस तरह का धैर्य? इंतजार करना सीखना। शिक्षा पूरी करने का इंतजार। हाँ, करियर बनाने का इंतजार। और प्रेम या विवाह जैसे फैसलों से पहले परिपक्व होने का इंतजार। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि प्यार की असली मैच्योरिटी जुनून में नहीं, बल्कि उद्देश्य और जिम्मेदारी निभाने में है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, ये जानना कि कब पेरेंटिंग की पकड़ ढीली करनी है। मतलब बच्चों को कब स्पेस देना है। हाँ, जरूरत से ज्यादा संरक्षण, जिसे ओवर पेरेंटिंग कहते हैं, वो व्यक्तित्व को दबा सकता है। सुरक्षा जरूरी है, पर वो जेल ना बन जाए। सही कहा। इसीलिए स्रोत बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देता है। कैसे? क्या सुझाव है? उन्हें अकेले यात्रा करने दें, सर्वाइवल कैंप में भेजें, डिबेट में हिस्सा लेने दें, सामाजिक कार्यों से जोड़ें। ताकि वो अकेले खड़े हो सकें। हाँ, लेकिन अकेला महसूस न करें। आत्मनिर्भर बने, आश्रित नहीं। ये सारी बातें मिलकर पेरेंटिंग को एक बहुत बड़े फलक पर ले जाती हैं, जो सीधे राष्ट्र से जुड़ता है। हाँ, स्रोत एक बहुत दिलचस्प तुलना करता है। कहता है परिवार राष्ट्र का ही छोटा रूप है, एक माइक्रोकॉज्म। और माता पिता? वो नीति निर्माता की तरह हैं, जो घर के नियम मूल्य तय करते हैं। और बच्चे नागरिक की तरह? हाँ, जो या तो उन मूल्यों को अपनाकर व्यवस्था को मजबूत करते हैं या अनदेखा करके कमजोर, दोनों मिलकर ही सिस्टम बनाते या बिगाड़ते हैं। इसी संदर्भ में स्रोत एक सामाजिक प्रवृत्ति का भी जिक्र करता है। कौन सी प्रवृत्ति? कि कैसे कभी-कभी गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाओं का लाभ वो लोग उठा लेते हैं जो सक्षम हैं, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, आरक्षण वगैरह। हाँ, ये सुनने में आता है। स्रोत का मानना है कि ऐसा करना राष्ट्र की नैतिक नींव को कमजोर करता है। ये सिर्फ एक अवलोकन है, बिना किसी का पक्ष लिए। समझ गई। तो नैतिक जिम्मेदारी पर जोर है। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए स्रोत एक लक्ष्य सुझाता है। क्या लक्ष्य? कि हर नागरिक का लक्ष्य हो कि वो 20 साल की उम्र तक टैक्सेबल इनकम कमाए। मतलब टैक्स देने लायक बने, निर्भर न रहे, हाँ, छूट न लेनी पड़े, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। क्योंकि टैक्स से ही तो देश चलता है। सही कहा।
सार्वजनिक सेवाएं, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, सुरक्षा, पर्यावरण, सब कुछ। और योगदान छोटा हो या बड़ा, हर योगदान मायने रखता है। हाँ, स्रोत कहता है बच्चों को ये सिखाना जरूरी है। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर मुफ्त चीज के लिए कोई न कोई कीमत चुकाता है। बातचीत का सार देखें। हाँ, क्या मुख्य संदेश है? बिना पक्षपात के प्यार करें, बिना नियंत्रण के मार्गदर्शन दें, उपभोक्ता नहीं, योगदानकर्ता बनाएं। आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाएं। इस नजरिए से देखें तो पेरेंटिंग सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं है। नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक मिशन है, राष्ट्र निर्माण का काम है। परिवार पहली कक्षा, राष्ट्र एक बड़ी पाठशाला। और माता पिता, शिक्षक, ये सब बीच के सेतु हैं। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये सेतु हम जागरूकता, करुणा और दूरदर्शिता से कैसे बनाएं। हाँ, ये सिर्फ बच्चों को पालना नहीं, भविष्य के राष्ट्र को आकार देना है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार जो शायद सुनने वालों के मन में भी आए। हाँ, जरूर। अगर परिवार वाकई एक कर्मिक पाठशाला है, जैसा स्रोत कहता है, तो किसी की अपनी मौजूदा पारिवारिक स्थितियां, उसके रिश्ते, उसके संघर्ष, ये सब उसे कौन सा खास पाठ सिखाने के लिए बने हो सकते हैं? ये वाकई हर किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से सोचने का एक गहरा सवाल है।